इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। सिंचाई में भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अप्रोच लगातार उसमें सुधार हो रहा है, उसको अपनाया जा रहा है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप इस मंत्र की भावना पर काम करते हुए माइक्रो इरिगेशन पर फोकस किया गया। ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रमोट किया गया। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का यह तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को दो तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। 2015-16 से अब तक प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि पीडीएमसी से पूर्व 8 वर्षों में कवर किए गए क्षेत्र से लगभग 81% अधिक है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए राज्यों को संसाधन जुटाने और किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने में मदद के लिए साल 2017-18 के केंद्रीय बजट में नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं, आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहे फ़ोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से संपर्क करके आप अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर रहेगा, किसान भाई नोट कर लें, 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744221322। और इस आज का हमारा विषय रहेगा फ़ोन इन के लिए धान की रोपाई में सावधानियां, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर JN भाटिया, पूर्व प्रधान कृषि विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं विनोद भाई। और इसके साथ साथ भाइयों एक चीज़ का ध्यान और रखें, और वो नंबर है हमारा किसान कॉल सेंटर, जिसमें
जो रहा है 1551 यानी 1551, जिस पे आप फ़ोन करके कभी भी जो है दिन में आप अपनी समस्याओं का समाधान ले सकें। पर इससे पहले आओ सुने फ़ोन इन कार्यक्रम। विषय है धान की रोपाई में सावधानियां और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर JN भाटिया जी और इनसे बातचीत कर रहे हैं विनोद भाई। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम का जो विषय है वो है धान फसल की रोपाई में सावधानियां, और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर JN भाटिया जी को। आप पूर्व वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ विनोद जी, आपका भी और सभी किसान भाई जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम में, उनका सभी का अभिनंदन है। डॉक्टर साहब, जो खरीफ की फसल है या कोई भी फसल हो, जो कोई भी फसल हम लगा रहे हैं तो उससे पहले खेत की तैयारी या जो है करना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो धान की जो फसल अब किसान भाई लेंगे तो उसमें खेत की तैयारी या जो कद्दू है वो करते समय किन किन बातों का किसान भाई ध्यान रखें? विनोद जी, जैसे कि आपने बताया जो ये अब खरीफ की जो फसलें हैं, इसमें हमारी जो धान की फसल है जी, ये बहुत ही एक मुख्य फसल है। और यदि हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में करीबन 12 लाख से लेकर 16 लाख हेक्टेयर तक जो है मतलब जो है धान की जो खेती की जाती है। और जो हमारा पड़ोसी राज्य है वहाँ तो करीबन 30 लाख से भी ऊपर जो है धान के मतलब जो है अंतर्गत जो क्षेत्र आता है जी। तो इसलिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि भाई सबसे पहले क्या मतलब जो है ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें तो देखो मोटी मोटी बातें जो हम एक तरह से जो किसानों को एक तरह से रखनी चाहिए ध्यान में जी, क्योंकि आज भी यदि हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा 1966 में बना था जी, और आज हम 2023 में हैं जी डॉक्टर साहब, करीबन 57 साल हो गए हमें जी। आज भी हमारा जो उत्पादक जो स्तर है उत्पादकता वो दूसरे देशों से बहुत कम है यदि हम चाइना की बात करें। हाँ, तो इसलिए कहीं न कहीं कमी है, क्योंकि जो हमारे किसान हैं जो वैज्ञानिक मतलब विधि है वो नहीं अपना रहे हैं, वो परंपरागत विधियों पे चल रहे हैं पर चल रहे हैं अभी। तो बहुत जरूरत है अभी, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। आज हम विश्व में जो है 1 नंबर पे हैं एक तरह से, हाँ, लेकिन उत्पादकता में अभी हम बहुत पीछे हैं एक तरह से। तो वहाँ बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और मेन हमारी फसलें जैसे कि आपने जिक्र किया धान है, गेहूं है एक तरह से। जी डॉक्टर साहब। तो इसमें वैसे तो हम वैसे आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से हम अब भी बहुत कुछ हमने करना है। तो धान की यदि बात करें हम सबसे पहले जो, क्योंकि आजकल मौसम भी आ रहा है, 3-4 दिनों से बरसात भी हो रही है एक तरह से, और टाइम भी आ गया है वैसे अब जो है धान की रोपाई करने का जी। तो विनोद जी, इसमें सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि भाई जो खेत है उसकी हमें जो है अच्छी तरह से जुताई करनी है 2-3 बार, क्योंकि जितने भी पिछले साल के अवशेष पड़े हैं या फिर आपने जैसे आप सूरजमुखी में 1 के 12 दोबारा लगा रहे हो आप, या फिर जो है पिछले जो है उनको सभी को, या फिर ढैंचा लगा रहे हो आप, सबको जमीन में मिला देना है अपने अच्छे से। 2-3 बार जुताई करनी है, एक तो ये हमने ध्यान करना है एक तरह से। और दूसरी बात ये है जैसे जितने भी डोड़े हैं अपने, जी डॉक्टर साहब, मतलब वो कीड़े को और बीमारियों को आश्रय देते हैं, हाँ, वो बिल्कुल साफ कर देनी चाहिए हमें जी। तो ये 2 चीज तो हमने सबसे पहले जो है मतलब ध्यान रखनी है कि मतलब जो डोले हैं ये दवाई छिड़क के या किसी और माध्यम से इनकी सफाई करना? नहीं, इसमें दोनों तरफ से कर सकते हो आप, मैनुअली भी कर सकते हो आप जी, और दूसरा आप जो है इस तरह से भी कर सकते हो कि। डॉक्टर साहब, एक फोन आया है। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, कौन भाई बोल रहे हैं? लखपत सिंह बोल रहा हूँ, गांव चंद्रबानपुर से। लखपत सिंह जी, हाँ जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। तो क्या प्रश्न है? सर मैं पूछना चाहता हूँ कि हम हर साल ना धान की खेती करते हैं, जीरी की जी, तो हर साल हमें डालनी पड़ती है ज्यादा से ज्यादा महंगी से महंगी दवाइयाँ, कीटनाशक वगैरह जी। तो इसका क्या उपाय है सर, हमें वो कम से कम यूज करनी पड़े, मतलब ज्यादा यूज ना करनी पड़े? हाँ देखो, बहुत बढ़िया लखपत जी आपने प्रश्न पूछा। जैसे यदि हम सबसे पहले तो 2 चीजों में बात करूंगा, एक तो खरपतवारनाशी पे वहां भी बहुत पैसे आपको खर्च करने पड़ते हैं। हाँ जी। और दूसरा आप जो दवाइयों की बात कर रहे हो वहां भी बहुत करने, दोनों का आप समझना अच्छी तरह से। पहली तो बात है जैसे कि हमें खरपतवारनाशी जो है कम छिड़कनी पड़े, इसके लिए आप ये कर सकते हो, जैसे आप यदि जैसे 1-2 बार पानी दे दिया अपने खेत में और उसमें जितने भी खरपतवार पैदा हो जाए उनको मतलब शुरू में खत्म कर दो आप। हाँ जी। तो एक तो ये तरीका है कि इससे क्या होगा कि आपके जो खरपतवार कम होंगे और आपको दवाई आगे कम छिड़कनी पड़ेगी। सिर्फ थोड़ा सा तेल तो आपको खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि पानी लगा के और वो जो खरपतवार उग जाएंगे,
क्योंकि एक बार जो बीज पड़ गए खरपतवार के, वो एक साल में नहीं उगते, वो कई साल उगते रहते हैं, 3-4 साल तक। तो एक तो ये काम कर सकते हो भाई, शुरू में 1-2 बार जो है उनको, जैसे आपने पिछले से पिछले साल देखा होगा, बरसातें लेट हो गई और बहुत सारे खरपतवार मतलब जो उगे, लेट हम जीरी लगा पाए थे, तो उसमें बहुत सारे खरपतवार उगे थे, हमने खत्म कर दिए थे और आगे बहुत कम समस्या आई थी। तो एक तो ये तरीका है, आप 1-2 बार पानी लगा के और खेत को मतलब जैसे वो जितने भी खरपतवार उगने खत्म कर दो। दूसरा है फिर जैसे बीमारी कीड़े आपको मतलब कम आए खेत में उस पे, ताकि आपको दवाइयां ना डालने पड़े, उसके लिए सबसे पहले एक तो करो आप बीज उपचार। ठीक है जी। क्योंकि जो बीमारियां कीड़े आते हैं वो 3 कारणों से आते हैं, एक तो बीज से आते हैं, एक आपकी मिट्टी से आते हैं, एक आपके पड़ोसी के खेत से आते हैं। तो 2 तो आपके हाथ में हैं, जो बीज से आ रहे हैं, मिट्टी से आ रहे हैं। तो क्योंकि 4-5 बीमारियों की बात करें धान में, वो सारी बीज से आती हैं या मिट्टी से आती हैं। आपका बकाने बीमारी हो गया, आपकी ब्लास्ट बीमारी होगी, ये सारी की सारी मतलब जो है आपकी BLB होगी, ये सारी की सारी आपकी मतलब बीज से आ रही है या मिट्टी से आ रही है। तो अपने मतलब उसमें ये डालो कि हमने भाई हर साल जो है बीज जरूर उपचार करना है, बीज, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यदि एक जो जितनी भी सिफारिश की जाती है आपको खाद की, मतलब एक तो सिफारिश वैज्ञानिक कर रहे हैं, एक आप यदि आप मिट्टी की जांच करा रहे हो, तो अनाप शनाप या अंधाधुंध यदि हम खाद डाल रहे हैं, तो यदि हम ज्यादा खाद डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो कीड़े बीमारी ज्यादा आएंगे। अच्छा। और आपको ज्यादा खाद मतलब जो है दवाइयां खर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए आप संतुलित खाद डालो आप जी। हमारे जो किसान हैं बहुत कम लोग हैं जो मतलब पोटास खाद डालते हैं। तो उसके लिए आप मतलब जैसे अभी हम देख रहे थे, 1 महीना हमारा खाली था बीच में, मतलब गेहूं काट के जो मतलब हमारा खाली था, उसमें भी हम मिट्टी की जांच करवा लेते अपने खेतों की, तो हमें ये पता लग जाता भाई हमने जो धान लगानी है उसमें हमने कौन कौन सी खाद जरूरी है जो कि मतलब हमें जरूरत है धान में। तो आपने जो खाद डालनी है लखपत जी, वो मिट्टी की जांच के अनुसार डालो, या फिर जो आपकी मतलब जो है मतलब रिक्वायरमेंट है वो डालो। क्योंकि हम ये कहते हैं भाई 3 खाद आपकी मतलब जो, या 4 हिस्से आप नाइट्रोजन खाद डालो जिसमें यूरिया आ गया आपका, 2 हिस्से आप फास्फोरस डालो, 1 हिस्सा पोटाश डालो आप। तो एक ये भी तरीका है कि भाई आप जितने जो खाद मतलब जो कम डालोगे उतनी ज्यादा आपकी जो है मतलब पैदावार निकलेगी, और जो है आपको कम जो है छिड़काव करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, एक आपने जब भी बीमारी कीड़ा आए, मतलब हर एक कीड़े का हर एक बीमारी का आर्थिक सीमा स्तर दिया हुआ है। आर्थिक सीमा स्तर का मतलब ये होता है भाई कीड़ा कब नुकसान पहुंचाएगा जी। आपने देखा होगा पत्ता लपेट सुंडी 2-3 बार आ जाए सीजन में, है जी, लेकिन हम शुरू से ही मतलब जो है छिड़काव करने लग जाए, तो हमने जो हमारे प्राकृतिक जो मतलब जो मित्र हैं किसान के, उनको खत्म कर देते हैं। इसलिए आपने छिड़काव जब ही करना जब कीड़ा या बीमारी जो है आपकी फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। और उसके लिए एक फार्मूला है भाई ETL, उसका लेवल कितना है भाई, कितने कीड़े होने चाहिए भाई, बीमारी कितनी होनी चाहिए। तो ये मोटी मोटी बातें हैं लखपत जी, यदि आप मतलब जो है इन चीजों का प्रयोग करोगे और जितने हमारे वैज्ञानिक हैं जो कृषि अधिकारी हैं उनके संपर्क में रहोगे, तो डेफिनेटली आपको जो है पैसा बहुत कम करना पड़ेगा। और आपने जो प्रश्न किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया प्रश्न था आपका जी सर। हाँ जी लखपत भाई, आपका फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे समझाया। हाँ बिल्कुल जी। तो विनोद जी जैसे कि ये किसान भाई थे, मेरे ख्याल में पढ़े लिखे हैं, हाँ। और उन्होंने देखो कितनी पते की बात पूछी एक तरह से कि जी हर साल जो है हमें बहुत सारी दवाइयां डालनी पड़ती हैं, उनके लिए तरीका बताओ। तो ये बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हमने वही कहा भाई जो डोड़े हैं हाँ, उनको साफ कर दो आप, क्योंकि वो जो है कीड़ों को और बीमारियों को आश्रय देते हैं हाँ। और वो ही फिर जो हमारी मुख्य फसल में चले जाते हैं। दूसरा मैं एक बात और कहना भूल गया विनोद जी आपको कि एक हम जैसे कहते हैं भाई कंप्यूटर कराओ हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे हमारा पीछे 1 महीने का खाली पीरियड था बीच में, उसमें यदि हम खेत को एक सार कर लेते ना हाँ, लेवल बराबर लेते तो 10% पैदावार आपकी बढ़ जानी। तो हर साल नहीं या तो 2-3 साल में तो एक बार हमने अपने जो खेत में लेवलिंग कर लेनी चाहिए। इससे मतलब जो है आपकी जो है पैदावार भी पूरी रहेगी और पैदावार बढ़ेगी, रादर आपका पानी भी कम लगेगा और जल्दी पानी लगेगा आपका। तो एक ये भी मतलब जो बहुत जरूरी है।
इसके बाद फिर जो तीसरा प्रश्न आता है विनोद जी कि भी जो पनीरी है, हाँ, पनीरी का भी बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। हाँ, क्योंकि आमतौर पे ये कहते हैं हम जी, यदि आप पनीरी, जैसे जो 3 तरह की किस्में होती हैं, हाँ, एक तो होती है कम अवधि की जी, एक होती है मीडियम अवधि की, एक होती है पूरे मतलब ज्यादा समय लेने वाली। तो सबकी जो पनीरी है हम जो है अलग अलग हिसाब से ले लेते हैं। भाई अगेती हमने यदि करनी है तो कितने दिन की पनीर होनी चाहिए, पछेती करनी है कब करनी चाहिए। तो मैं बता दूं आपको, भाई वैज्ञानिक ये कहते हैं यदि जैसे आजकल आप पनीरी लगा रहे हो जी, तो कम से कम मतलब जो है 20-22 दिन की पनीरी आपकी होनी चाहिए, कम से कम। हाँ, ठीक, 20 से 22 दिन की पनीर होनी चाहिए। और दूसरी ये है भाई 3-4 पत्ती उसको जो है मतलब आई होनी चाहिए एक तरह से। आमतौर पे देखा गया यदि आप 20-25 दिन की पनीरी लगाओगे तो उससे क्या होगा, वो पकड़ जल्दी करेगी, पैदावार भी जल्दी देगी, इसमें कोई राय नहीं। बिल्कुल। तो एक ये काम करना है कि जो पनीरी आपने वो लेनी है 20 से 25 दिन की। ठीक डॉक्टर साहब, जब पनीरी हम लगाएंगे तो 1 एकड़ में या जो है 1 मीटर स्क्वायर में कितना देखो पौधे लगाएं? ये भी आपने बहुत बड़ा प्रश्न कराया। इसमें कई चीजें हैं जी। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जैसे कद्दू कर लिया हमने, हाँ, पानी का लेवल कितना होना चाहिए बिल्कुल उसके अंदर, हाँ, क्योंकि जब आपने ठोक दिया बुरी तरह से, हाँ, और वो पेडे सारे के सारे तैर गए और ऊपर से पूरी गर्मी पड़ रही है, वो सारे के सारे गल जाएंगे। तो सबसे पहले तो जैसे हमने ले लिया भाई 20-25 दिन की पनीरी ले लेनी है। उसके बाद फिर एक और है पॉइंट इमरान जी कि जो पनीरी पाड़नी है हमने, हाँ, वो मतलब पानी भर के पाड़नी है, सूखे में नहीं पाड़नी। एक दिन पहले पानी भर दो उसमें, हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी नाजुक नरम हो जाए एक तरह से, क्योंकि यदि हम सूखे में पानी पाड़ेंगे मतलब पनीरी पाड़ेंगे तो जड़ें टूटेंगी, और जितने भी बीजाणु पड़े हैं आपकी पनीरी में मतलब जो खेत में, वो सारे के सारे लग आपके खेत में आ जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए एक ये पॉइंट भी ध्यान देना भी जब भी आपने पनीरी पाड़नी है उसमें रात को पानी भर देना है, सूखे में कभी भी आपने पनीरी नहीं पाड़नी। एक ये पॉइंट आ गया। फिर बात आ गई भाई पनीरी लगानी है आपने, पानी का लेवल है जो पानी जो कद्दू काट लिया ना आपने, मतलब काट लिए कद्दू काट लिए, कद्दू क्यों काटा हम इसलिए काटा ताकि जो है पानी हमारा रिसा नहीं एक तरह से, और जो पौधे हमारे जो हैं एस्टेब्लिश हो जाए अच्छी तरह से, मतलब जो है जम जाए। हाँ, तो उसमें डॉक्टर साहब एक फोन है। हाँ जी, हेलो। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार जी। हाँ जी भाई साहब, कौन बोल रहे हैं? जी मैं वीरेंद्र बोल रहा, गाँव बिराखड़ी जनपद सहारनपुर से। वीरेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ जी, पूछिए क्या प्रश्न पूछना है। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। हाँ नमस्ते, नमस्ते वीरेंद्र जी, नमस्ते। रोपाई के वक्त 1 वर्ग मीटर में कितने प्लांट लगाने चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखो इसी बात पे आ रहे थे हम, विनोद जी चेक कर रहे थे। हमारे यहाँ आमतौर पे 33 पौधे लगाने चाहिए वीरेंद्र जी। 1 मीटर चौड़ा यदि 1 मीटर लंबा हो, मतलब जो है 30 से 33 पौधे हमारे लगने चाहिए, लेकिन लगते नहीं, लगते हमारे पौधे हैं सिर्फ 20 के करीब, और 20 तो मिलेंगे 1.5 के आसपास, बीच में तो 11-12 ही मिलेंगे। तो ये जो मजदूर है वो बिल्कुल, तो इसलिए हाँ ये सबसे बड़ा मतलब जो पैदावार की बात यदि करें हम, यदि मान लें मक्का की बात कर लें हम गन्ने की बात कर लें हम, और अपनी कपास की बात कर लें, इनमें जो वीरेंद्र जी अपनी पैदावार है ना, जितने ज्यादा पौधे होंगे उसी पर डिपेंड करेगा। आप मानोगे नहीं बात या तो बिल्कुल। हाँ वही बात वीरेंद्र जी इसमें है। धान में हम ये कहते हैं भाई 1 स्क्वायर मीटर जो है उसमें हमारे जो है 30, 32, 33 पौधे मतलब जो होने चाहिए एक तरह से, और प्रयास करना चाहिए हमने, मतलब कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश तो ये भी करनी चाहिए कि हमें जो अब अपनी जो धान है ना वो लाइनों में लगाने चाहिए। जैसे लाइन से लाइन का फासला 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो पौधे से पौधे का फासला 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये तो है अगेती किस्मों का। और पछेती में हमें जो है लाइन से लाइन जो फासला है वो कम कर देना चाहिए, 15 सेंटीमीटर कर देना चाहिए, और 15 ही लगा देना चाहिए। जैसे आजकल आप देख रहे हो, आजकल तो कई विधियां आ गई हमारे यहाँ मतलब धान की। एक तो जैसे छिट्टे से ही कर दें हम, एक दूसरा हम जैसे सूखे में ही कर दें हम, जो जीरो ड्रिल से जो आपकी मतलब जो सीड ड्रिल है, तीसरा हम 72 से भी कर दें, चौथा हम पौध तैयार का भी कर दें। तो इनमें सभी में मतलब हमने ध्यान देना पड़ेगा सर, और जो पौधों की जो संख्या है उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा, थोड़ा लालच देना पड़ेगा जितने भी मजदूर है ना उनको, कि भाई पौधे पूरे लगाने हैं, यानी कि दोहरे खड़े हो गए काम करना पड़ेगा। दूसरा एक और है जी, दूसरा एक और काम करना पड़ेगा वीरेंद्र जी, ये भी कहना पड़ेगा कि भाई आमतौर पर देखा गया वो एक पौधा लगाते हैं।
आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है तो वो 2-2 पौधे भी लगाए ना वो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि कई बार जो पनीरी पतली होती है और आपने लगा दी, ऊपर से धूप पड़ गई, अब वो तो गैप हो जाएगा बहुत सारा, एक तरह से मतलब जरा 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए 30 का हो जाएगा। तो इसलिए ये भी ध्यान देना आपने कि भाई एक पौधे की जगह यदि 2-2 पौधे लगा देंगे हम तो हमारी जो पैदावार है बहुत बड़ी आएगी। एक हमारा गड़ भी जाएगा ना तो दूसरा हमारा बिल्कुल जो है पैदावार दे देगा। आपने प्रश्न पूछा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ धन्यवाद। तो विनोद जी डॉक्टर साहब, हम ये करे थे बात, हमने खेत की तैयार की बात कर ली, भाई तैयार कर लिया अच्छी तरह से, सारा घास फूस काट दिया, डोले साफ कर दिया हमने। जी डॉक्टर साहब। उसके बाद फिर पनीरी की तरफ ध्यान दे लिया हमने, भाई पनीरी जो है 20-25 दिन की लेनी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। फिर वो पानी भर के हमने मतलब जो पाड़नी है एक तरह से, है जी। जी। उसके बाद फिर आती है उसको लगाना हमने, हाँ कि किस तो तरह। उसकी गहराई है। हाँ अब देखो हमारे बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारी समस्या आती है, एक तरह से देखा होगा आपने कि वो मान ले जिस टाइम हमने पाड़े काटे, जी। कद्दू कर दिया, हाँ। उसको खाली नहीं छोड़ते 5-6 घंटे। जी जी बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है, मान ले हम ये कहते हैं भी 1 इंच लगानी है, हाँ। वो लगावेगा तो 1 इंच ही, जी। वो खेत बैठ जाएगा, हाँ मतलब जिसको हम सिल्टिंग हाँ, कहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो चला जाएगा 1 इंच से 3 इंच 3 इंच पे। हम पनीरी किस लिए तैयार करते हैं, इसलिए तैयार करते हैं कि जल्दी से जल्दी जड़ पकड़ ले। बिल्कुल डॉक्टर साहब। लेकिन वो जड़ें तो बहुत गहरी चलेगी, हाँ। तो आपका जो पौधा है आमतौर पे वैसे खड़ा रहता है 1 महीने, किसान चिंतित हो जाता है, हाँ, पौधे लेके आता है वो। तो ये ध्यान देने वाली बात है हमारे किसानों को। आमतौर पे जो इन खेतों की मिट्टी रेतली है, हाँ उनको तो कम से कम कद्दू काट कर 1 दिन छोड़ देना चाहिए, जी। और नहीं 4-5 घंटे तो एक बार कद्दू काट कर खेत छोड़ना ही छोड़ना है। लेकिन जितनी मिट्टी हो बैठनी हाँ, जितनी होगी बैठ जाएगी, फिर आराम से आपने जो ये बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ। यदि हम सारी बात जो डिस्कस करेंगे, बिल्कुल। किसान ने यदि एक बात भी हमारी फॉलो कर ली ना, हाँ, तो उसी का फायदा उसको बहुत ज्यादा मिल बिल्कुल। जाएगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं भाई जी। हमने जो 1 इंच हाँ। मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई लगाना है, बिल्कुल। और उसके लिए हमें यदि हमारी रेतली जमीन है तो हमें मतलब 1 दिन खेत छोड़ना है, नहीं 4-5 घंटे तुमने छोड़ना है। डॉक्टर साहब एक फोन है। हाँ जी। हेलो। हेलो हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, हाँ जी, कौन भाई साहब बोल रहे हैं? मैं राजकुमार बोल रहा हूँ मनकमा जिले से जी। हाँ जी राजकुमार जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। पूछो क्या क्वेश्चन पूछना है। ये पूछ रहा हूँ जी, मैंने पनीरी लगा रखेगी जी। सुपर 52 जी, हाँ जी, हाँ जी, सुपर 52 हाँ जी, हाँ जी। वो कैसी रहेगी जी? लगाई पहली बार है। देखो आप वैसे तो चलो आपकी इच्छा है, लेकिन हमने कभी भी है ना ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए जब तक हमें उस बीज की तसल्ली ना हो, या तो क्योंकि हमें कोशिश करनी चाहिए रिस्क किसान को कम से कम मोल लेना चाहिए। आपने या तो उसकी देखी हो पैदावार किसी की, और या फिर मतलब कोई आपके रिश्तेदार ने लगाई हो, जब भी रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि नई किस्मों के बारे में। और नहीं तो और ना हमारी बहुत सारी किस्में जो अच्छी पैदावार देती हैं, हम क्या कह सकते हैं, आजकल बहुत सारी प्राइवेट कंपनी आ रही हैं जो अलग अलग नाम दे के किसानों को ठग रही है। इसलिए आगे से ध्यान रखना, कोई भी किस्म ये धान नहीं, आप चारे की किस्म लगा रहे हो, दूसरी किस्म लगा रहे हो, उसको ही मतलब जो ट्राई करें जो आपके पड़ोसी ने लगा रखे हों या आपके रिश्तेदार ने लगा रखे हों, ताकि जो मतलब उसमें जो खतरा है, जो रिस्क है, कम से कम हो। हाँ जी। दुकान वाले ने जी मारे ये किया जी, बहुत अच्छा झाड़ देगी। चौधरी साहब, दुकान वाले ने आपकी इनकम से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो अपना बीज बेचना है, हर कोई आदमी है। इसलिए आजकल आपको पता ही है कैसी दुनिया है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा एक तरह से, तो आगे से थोड़ा सा ध्यान रखना। आमतौर पे वही किस्में लगाना जो सिफारिशुदा हैं, और या जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो आसपास के अधिकारी हैं, जो इसको प्रमोट करते हैं, जो आपके एरिया में अच्छी चलती है, वही लेना चाहिए हमने। और जो नई नई किस्मों पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, ये काम आपने वैज्ञानिकों पे छोड़ देना चाहिए। वो इसी की तनख्वाह लेते हैं एक तरह से, वो आपको बताएंगे, वो भाई ये किस्म लगाओ आप, ये लगाओ आप नया रिस्क ना ले, उसमें आपको आगे भी फायदा रहेगा, बिना अनुभव के ना। हाँ बिल्कुल। तो तीसरी बात विनोद जी हम डिस्कस करेंगे, पानी कितना होना चाहिए। हाँ जी डॉक्टर साहब। तो पानी सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए शुरू में एक तरह से, 2 से 3 सेंटीमीटर। और जाने जाने एक मैं बड़ी बढ़िया काम की बात बता दूंगा मैं, जिसके आप पैसे भी नहीं लगेंगे एक तरह से, जी डॉक्टर साहब। क्योंकि जब आपकी दूसरी बात फिर जो हमने दवाई डालनी है खरपतवार की, हाँ, और इससे पहले खाद भी डालना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, खाद तो डालना है। खाद जो एक तो या तो हम विनोद जी शुरू में डाल दें जिस टाइम हम
मतलब जो कद्दू कर रहे हैं जी। और या फिर जो है 7 दिन बाद भी डाल सकते हो आप। अच्छा, रुपाई के 7 दिन भी। इसमें ये करना है पूरा पोटास, पूरा फास्फोरस, हाँ। जिंक और 1/3 नाइट्रोजन जितनी आपने डाल दी है जी। क्योंकि हम ये कहते हैं भाई मिट्टी की जांच के अनुसार आप डालो आप। सही तो वही रहेगा कि हाँ। मिट्टी की जांच हो। तो ये तो शुरू में डाल दो आप, फिर आप 3 सप्ताह बाद 21 दिन बाद जो है बची हुई जो है नाइट्रोजन 2 हिस्से में डाल दो। हाँ जी। एक आप 21 दिन बाद, एक बार 42 दिन बाद। जी डॉक्टर तो साहब। ये तो रहेगा खाद जी। दूसरा जो खरपतवार की दवाई है, हाँ। तो आमतौर पे 72 घंटे में मतलब 3 दिन में डल जानी चाहिए। हाँ, ये मतलब जी। यदि आपने 3 दिन में डाल दी तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे खरपतवार के, नहीं तो फिर वो खरपतवार जमना शुरू हो जाएंगे। हाँ। तो आप उनको कंट्रोल नहीं पाएंगे। एक 72 घंटे में जो है आपकी खरपतवार नाशी जो है डल जानी चाहिए। इसमें बहुत सारी दवाइयां आ रही है एक तरह से जो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मतलब जो पेंडिमेथ्रिन भी आ रही है, टॉप स्टार भी आ रही है, बहुत सारी दवाइयां हैं वो डाल देनी चाहिए। और एक जाते जाते हम किसान भाइयों को ये कहेंगे भाई, जब आपकी 15 से 20 दिन की मतलब जो फसल लगी हो जाए जी, एक सिंपल सा काम करना आपने। हाँ। एक सुहागा लेना है जी, जो 15 से 18 किलो लकड़ी का हो जी जी, मतलब उसका वजन हो जो 15 से 18 किलो और 2 से 3 मीटर लंबा हो जी। यदि उसको बांध कर मतलब खेत के चारों तरफ घुमा देंगे तो उसके बहुत फायदे होंगे। क्या क्या फायदे होंगे वो हम जिक्र कर लें। पहला फायदा तो होगा पैदावार ज्यादा होगी जी। दूसरा फायदा होगा जितने भी बीमारी कीड़े लग रहे हैं फसल में वहां सारे गिर जाएंगे। तीसरा फायदा ये होगा वायु का संचार बढ़ जाएगा। हाँ। चौथा फायदा ये होगा जितने भी खरपतवार हैं छोटे छोटे सारे खत्म हो जाएंगे। सब एक फोन है। हेलो। हाँ जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन भाई साहब बोल रहे हैं? ये गाजर घास कैसे मर सकता है सर? देखो गाजर घास है सर, आप अकेले नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि मैं बता दूं गाजर घास की यदि हम बात करें उसमें एक पौधे में 28,000 बीज होते हैं। हाँ। एक पौधे में 28,000 और बीज हल्के होते हैं और साल में 3-4 बार जमते हैं एक तरह से। तो ये तो जागरूकता लानी पड़ेगी हमें कि हमें जो है सबको जब भी वो मतलब जो पौधा उगता है ना उसको बीज आने से पहले खत्म करना पड़ेगा। बीज आने से पहले खत्म करना पड़ेगा। और क्योंकि बीज आने के बाद यदि खत्म करेंगे तो सारे बीज उसके हवा में फैल जाते हैं एक तरह से। आपकी जितनी कॉलोनी में है वो आपने संडे को टाइम निकाल के सब ने खत्म करना पड़ेगा। आपके जितने भी खेत में पौधे उगते हैं उनको आपने जब भी मतलब आपको गाजर घास दिखाई दे उसी टाइम उसको पाड़ देना है, मतलब हाथों में जो है पॉलीथीन डाल के। तो क्योंकि ये बड़ा खतरनाक है, ये हमें अमेरिका ने सौगात में भेजा था जो आजकल हमारे लिए जंजाल की समस्या बना हुआ है। और इसको हम जागरूकता से आपस में जो है मिलजुल के एक तरह से इसको खत्म कर सकते हैं। क्योंकि जो दवाइयां है ना वो कामयाब तो हैं, महंगी भी पड़ेंगी आपको, हमारी जमीन को जो है खराब भी करेंगी, हमारे स्वास्थ्य को खराब करेंगी। तो इसलिए जब भी आपको कोई पौधा दिखाई दे उसको फूल आने से पहले आपने उसको खत्म कर देना, क्योंकि ये साल में 3-4 बार उगता है एक तरह से जो है। क्योंकि जब भी थोड़ी सी इसको नमी मिल गई उसी टाइम ये मतलब जो उगाता है। और दूसरा इसका जो है कंट्रोल इसको क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक पौधे में बीज बहुत ज्यादा होते हैं, हल्के बीज होते हैं, वो आदमियों द्वारा, पशुओं द्वारा, हवा द्वारा, बरसात द्वारा सारे को फैल जाते हैं एक तरह से, और वे हमारे लिए समस्या बन जाती है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब आपने इस विषय पे धान फसल की रोपाई में सावधानी पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और जानकारी अभी बहुत थी लेकिन समय की पाबंदी है, इसलिए जो है आपकी सभी जो जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनोद भाई। ये तो भाई सुन रहे थे कार्यक्रम फोन इन, और विषय था हमारा आज का धान की रोपाई में सावधानियां, और विशेषज्ञ थे डॉक्टर JN भाटिया, और इनसे बातचीत कर रहे थे विनोद भाई। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।